हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करेंगे जो तुम्हारे लिए सीबीएसई की बोर्ड हो या नीट हो या जेई के पेपर हो। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो जो इस चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज तुम्हें अपलोड करते रहते हैं, तो तुम लोग से मिस ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। तो जो जो अभी तक कुछ भी फॉर्मूला रिवाइज नहीं किए हो या तुम्हारे पास सीबीएसई में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उससे डर लगता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को रिवाइज करो और साथ ही साथ मेरे साथ रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि अभी जो है तुम क्या कर सकते हो, कॉपी और कलम लेकर मेरे साथ बैठो और मेरे साथ खुद अभी रिवाइज करो। और अभी जितने देर का ये वीडियो होगा उतने देर अगर तुम अच्छे से लास्ट तक देख लोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला जो है अच्छे से याद हो जाएगा, तो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम मेरे साथ याद करते चलो और समझते चलो। तो देखो, सोल्यूशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास है मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डिनोट करते ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? क्योंकि मास परसेंटेज तुम्हें फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो सेम इसी तरीके का फॉलो करेगा। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इनटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास तुम यूज कर लोगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है, ये तुम्हारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए। रिज्यूम कर लो, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए का तुम्हें पीपीएम बताना है, तो सिंपली होगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब दोनों का तुम्हें बताना है टोटल में इंटू 10⁶। यहाँ पर मिलियन में तुम्हें बताना है तो क्या हो जाएगा? 10⁶। तो समझ रहे होगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो हम लोग एक्स ए से डिनोट करते हैं और दूसरे कंपोनेंट के लिए एक्स बी से। तो हम लोग नॉर्मली देखो यहाँ पर हम लिख चुके हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए तुम्हें ए यूज करना है एन ए, और सॉल्यूट के लिए बी। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें फाइंड करना है, तो एक्स ए होगा और एक्स ए क्या हो जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। टोटल मोल कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में तुम्हारे पास दो होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल होगा Na और सॉल्यूट का मोल होगा Nb। तो नीचे हमेशा टोटल मोल लिखना है, ऊपर जिसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट के लिए लिखे हैं, ये Na लिखे हैं सॉल्वेंट का मोल ऊपर में बाई टोटल मोल। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो ये तुम्हारे पास है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो एक्स बी इजकल टू सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या होगा? Na प्लस एनबी। तो बन गया फॉर्मूला Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी। अब यहाँ से ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्स ए और एक्स में, मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन में तुम्हारे पास दो होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उस दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं या उसे हम लोग मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और ये सोल्यूशन तुम्हें क्या लेना है? लीटर में लेना है। अगर तुम इसको एमएल में लोगे देन तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम नीचे लिख चुके हैं, देखो यहाँ पर कैपिटल एम इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सिंपल क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी। बी हम स्टार्टिंग से ही बी हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करें और ये सॉल्वेंट के लिए, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू ये भी है, भी क्या है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर तुम एमएल में यूज करोगे देन तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम लीटर में लोगे देन तुम्हें 1000 से ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ ये तुम्हें करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और स्मॉल एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वेट लेना है और किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये अगेन इसको केजी में लेना है। अगर तुम इसको ग्राम में यूज करोगे देन ये क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग मोलल बोलते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ वो मोलल में रहेगा, वहां पे मोलर में रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना है। उसमें वहां पे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट किए थे, यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पर वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो लीटर में यूज करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है तुम्हारे पास हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब यहाँ पर P क्या है, H क्या है, देखो यहाँ पर। तो P जो है तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर है, के एच जो है तुम्हारे पास हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स जो है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो भी तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन जिसको तुम्हें डिजोल्व करना है, तो उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये तुम्हारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो ये आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में हम देखो पहले यहाँ लिख चुके हैं, ए जो है उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है, और बी का जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बी है, ठीक है। तो पी है पार्शियल प्रेशर, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर पीए जो है वो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा वो है तुम्हारे पास पी नॉट ए। तो यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरीके से यहाँ पर मिलेगा पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है। चलो, अब डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि तुम्हारे पास कोई भी मिक्सचर हो उसमें जितने भी कंपोनेंट होगा उस सबका पार्शियल प्रेशर का सम ही टोटल प्रेशर बनाएगा, मिक्सचर का टोटल प्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम यहाँ देखना चाहोगे तो टोटल प्रेशर क्या लिखोगे, पीए प्लस पीबी। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा पीटी मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए का वैल्यू पुट कर दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, मतलब सॉल्यूट तुम्हारे पास नॉन वोलाटाइल मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि अकेला सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो प्रेशर लगाएगा मतलब अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। ये इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिलेटिव टर्म है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो डिक्रीज किया मतलब कि प्रेशर जो है वो लो हुआ, इसलिए पी नॉट ए माइनस पी ए डिफरेंस है डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। और ये जो इक्वल होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो तुम सॉल्यूट डिजोल्व करे हो नॉन वोलेटाइल उसके इक्वल होता है। तो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये है तुम्हारे पास रॉल्स लॉ का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पी डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट पी। अब पहले ये समझ लो ये डेल टीबी और टीबी है क्या। तो प्योर फॉर्म में जो तुम्हारे पास सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग टी नॉट बी से डिनोट किए हैं, और सोल्यूशन सोल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लोग टीबी से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, डिफरेंस हो गया, मतलब कि ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है, ठीक है। इसलिए डिफरेंस क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, डेल टीबी बोलेंगे, ठीक है। तो डेल टीबी ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी का, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आता है केबी, ठीक है। जिसको हम केबी को हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डेल टी एफ हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर क्या किया, डाउन किया है। तो उस केस में क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल टी एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अगेन आएगा जिसको हम बोलते हैं के एफ, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, और एम जो है तुम्हारा मोलालिटी है। तो ये दोनों नॉर्मली ये दोनों फार्मूला लगभग लगभग सेम ही है, देख सकते हो डेल टी इक्वल टू के वी इंटू है और डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू होता है सी आर टी, और देख सकते हो यहाँ पर सी इज द कंसेंट्रेशन, और आर जो है तुम्हारे पास गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये तुम्हारे पास है। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर मतलब आई से डिनोट करते हैं। ये इससे पहले जितने भी तुम फार्मूला देखे हो वो सब और सब तुम्हारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें पता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो ब्रेक कर जाता है, जैसे तुम केसीएल ले सकते हो, केसीएल में तुम्हारे पास के प्लस और सीएल माइनस में ब्रेक कर जाता है, तो वो आयन में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास ना इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे। तो पहले वेंटो फैक्टर समझ लेते हैं। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ये आई जो होता है वो होता है एब्जॉर्ब वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। कोई भी तुम्हारे पास डाटा है उसका एब्जॉर्ब वैल्यू ऊपर लेना है, कैलकुलेटेड वैल्यू नीचे लेना है, इसका जो रेशियो होगा वही तुम्हारे पास वेंटो फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, यहाँ से देख सकते हो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन मतलब कि जो ब्रेक कर रहा है, आयंस में ब्रेक कर रहा है सॉल्यूट, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, देख सकते यहाँ पर लिखा हुआ पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये एक्स भी, वहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाए थे तो वहां पे सिंपली ये एक्स भी था। अब क्या हो जाएगा, आई टाइम्स एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल टी भी वहां पे पढ़े थे के बी इंटू एम, यहाँ पर हो जाएगा आई टाइम्स के बी इंटू एम। टी ए डेल टी एफ यहाँ पर के एफ इंटू एम वहां पे पढ़े थे, यहाँ पर हो जाएगा आई टाइम्स के एफ इंटू एम, और यहाँ पर पाई इक्वल टू सी आर टी, जो ऊपर भी लिखा हुआ है देख सकते हो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो जाएगा आई टाइम्स सी आर टी। तो ये था तुम्हारे पास सोल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लिए होगे।
और इसको फार्मूला को अच्छे से समझना है तो हम एक इम्पोर्टेंट जो है वीडियो हम बना चुके हैं सोल्यूशन पे। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम्हें अगर अच्छे से देखना है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां से तुम्हें फार्मूला के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो रेसिस्टेंस का है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू है रो एल बाई ए। यहाँ पर देख सकते हो सब हम नोटेशन कर दिए हैं। आर इज द रेसिस्टेंस, रो इज द रेसिस्टिविटी, यहाँ पर हम लोग इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, और एल इज द एरिया एंड एल इज द लेंथ सॉरी, एंड ए इज द एरिया। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कंडक्टेंस का है। कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, तो सी इज इक्वल टू 1/r, और यहाँ से लिख सकते हो एरिया बाई रो इंटू एल। थर्ड है तुम्हारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सी इंटू एल बाई ए। यहाँ पर सी इज द कंडक्टेंस, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया, दैट इज एल बाई ए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है के इंटू थाउजेंड बाई एम। यहाँ पर एम जो है वो तुम्हारे पास क्या है, मोलारिटी है। ठीक है, क्या है, मोलारिटी, कैपिटल एम है तो मोलारिटी होगा। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के लिए देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला है के इंटू थाउजेंड बाई लेमडा एम। ठीक है, ये तुम्हारे पास सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है ई सेल। ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब तुम्हारे पास जितने भी कंडीशन है, प्रेशर टेम्परेचर सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेना है। उस केस में जो होगा ई सेल ई नॉट सेल हो जाता है, ई कैथोड ई नॉट कैथोड हो जाता है, और ई एनोड ई नॉट एनोड हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास नॉर्मल कंडीशन पे है और ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूज करोगे उसमें जो आयंस होंगे उसी का कंसंट्रेशन यूज करना है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसका कंसंट्रेशन को यूज नहीं करना है। तो अगेन रिएक्टेंट में भी सेम ही होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास नर्स इक्वेशन का, ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग दिस वन। और यहाँ पर जो एन है वो है नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज, कितना आयन एक्सचेंज कर रहा है ये तुम्हारे पास है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी होता है, ये होता है माइनस एन एफ ई। अभी एन जो है नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज है, एफ जो है इसका वैल्यू याद रखना 96,300 लेना है, ये कूलम में होता है, और ई जो है तुम्हारे पास ये तुम्हारा ई सेल होगा। अगेन ये भी तुम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले सकते हो, जो है तुम्हारे पास डेल जी नोट से डिनोट करेंगे, ये होगा माइनस एन एफ ई नोट सेल। क्लियर है। एक और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी बाई लॉग के। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ फराडे का दो लॉ पढ़े हो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मास डिपॉजिट होता है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पर आई करेंट है, टी इज द टाइम, और जेड जो है ये कांस्टेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2। यहाँ पर W1 और W2 जो है वो वेट है और E है इक्विवेलेंट वेट है। इसको अगेन लिख सकते हो W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स का, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा तो उसमें कितना कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, कितने टाइम में चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका यूनिट कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है, तो ये इसका यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारे पास क्लियर है। नेक्स्ट है रेट लॉ। रेट लॉ जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें उसको प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, जैसे ए प्लस बी एरो सी लिखा हो, मतलब ए और बी वहां पर रिएक्टेंट है और सी तुम्हारे पास प्रोडक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू होगा के टाइम्स ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन। और यहाँ एम और एन जो है वो ए और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये एम और एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम है इसको हम बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और एन जो है एन का पावर बी का पावर एन है, तो यहाँ पर एन जो होगा वो होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो तुम रेट लॉ से लिख सकते हो, इसका जो पावर है उसका सम कर दोगे, तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर तुम्हारे पास एज्यूम कर लो ये रिएक्शन लिखा हुआ है ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, और तुम्हारे पास ए जो है यहाँ पर एक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारे पास डिसोसिएट करेगा और सी तुम्हारे पास फॉर्म करेगा। तो ए अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए किस रेट से डिसोसिएट कर रहा है,
या तुम्हारे पास सी जो है किस रेट से फॉर्म हो रहा है, ये तुम्हारा ए किस रेट से कंज्यूम हो रहा है। तो इस केस में इसको रिलेट करने के लिए तुम्हारे पास ये हम पूरा जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स है सबका तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला में बता दिए। क्या हो जाएगा, इसका जो रेट होगा वो हो जाएगा 1/a, क्योंकि ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट है तो ये क्या होगा, कंज्यूम होगा, तो माइनस साइन यूज करोगे क्योंकि कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो -1/a, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना। तो 1/a da/dt इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा -1/b dv/dt, और ये तुम्हारे पास क्या है, प्रोडक्ट में है तो प्लस यूज करोगे, +1/c dc/dt इज इक्वल टू +1/d dd/dt। तो इसमें अगर तुम्हारे पास ए गिवन है, सी तुम्हें फाइंड करना है, तो ए और सी को तुम क्या कर सकते हो, रिलेट कर लोगे, इक्वल करके वहां से तुम फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये देखना है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, हम पहले बताए हैं। वहां पर इसका जीरो ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसका यूनिट क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास सेकेंड इनवर्स होगा, और सेकेंड के लिए वो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। अब आ जाओ जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हो जाता है के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। यहाँ पर सी नॉट क्या है, सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी जो है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ठीक है। और के तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट है टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, नॉर्मली जो तुम्हारे पास कंपोनेंट गिवन है उसका 50% कंप्लीट हो जाए, मतलब वो 50% कंज्यूम हो जाए, ऐसे बोल सकते हो, या 50% प्रोडक्ट बन गया है, उस केस में जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर मेनली रिएक्टेंट का बात होगा, तो रिएक्टेंट का 50% कंज्यूम होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ से डिनोट किए, ये होगा सी नॉट बाई टू के। सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और के इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, अगेन एक फॉर्मूला होगा जो रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में होगा, वो होगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अगेन इसमें भी टी हाफ आएगा, वो हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1/2, वन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक है। अब एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का तुम्हारे पास हाफ लाइफ तुम्हें बताना है। तो nth ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/c0 टू द पावर n-1। n इज द ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला देख सकते हो, log k2/k1 इज इक्वल टू ea डिवाइड बाय 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। यहाँ पर t1 और t2 इज द टेम्परेचर, r जो है गैस कांस्टेंट है, और ea जो है तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और k1 और k2 ये तुम्हारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला देख सकते हो, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ पर जो देख सकते हो ए है अरेनियस कांस्टेंट होता है, और ई है जो है एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस जो तुम्हें मैंने लेना है 8.31 फुट कवर लेना है, जो उसका यूनिट होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रेट का फॉर्मूला, एक होता है जेड टाइम्स ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो जेड ए बी ये जो है इसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट है एक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था, वो होता है पी टाइम्स जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो इस केस में जो पी है उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है। आई होप तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लिए होगे, और इस फॉर्मूला को कॉपी में लिखकर अच्छे से इसको क्या करना है, एग्जाम तक रिवीजन करना है, ठीक है। और गारंटी है कि तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो सब के सब बस इसी फॉर्मूला पे बेस है। इतना फॉर्मूला कर लोगे तो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा तुम्हारा ये सेशन, तो ये मुझे तुम कमेंट्स में बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी वीडियोज आ रहे हैं उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।